आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। क्या हाल है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट जो लिस्टेड कंपनीज पब्लिश करती है उसके बारे में, कैसे करती है, क्या बेस बनाती है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। पूरी वीडियो में बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं। जो रिजल्ट जो पब्लिश होते हैं लिस्टेड कंपनीज के, सबसे पहली बात तो जो लिस्टेड कंपनीज के जो रिजल्ट पब्लिश होते हैं वो विद इन 45 डेज होते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। मतलब मान लो मेरा जून क्वार्टर है तो जून क्वार्टर के विद इन 45 डेज मेरे को रिजल्ट पब्लिश करके सेबी के पास सबमिट करने होते हैं। ठीक है। अब जो रिजल्ट जो पब्लिश होते हैं, जो मेरे क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं, उनको दो तरीके से मैं रिजल्ट्स में सबमिट कर सकता हूं। या तो वो ऑडिटेड होंगे या अनऑडिटेड होंगे। जैसे आपने देखा भी होगा अनऑडिटेड बहुत जगहों पे आपने देखा होगा जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। ऑडिटेड रिजल्ट्स भी कई कंपनीज पब्लिश करती है। सेबी बोलता है कि भैया मेरे को ऑडिटेड दो, अनऑडिटेड दो, मेरे को कुछ मतलब नहीं। अनऑडिटेड मतलब लिमिटेड रिव्यू के थ्रू दो, लिमिटेड रिव्यू के थ्रू दो या फिर ऑडिटेड दो, मेरे को कुछ मतलब नहीं है। मेरे को बस रिजल्ट दे दो यार, आप अपने क्वार्टरली रिजल्ट दे दो। और आप देखोगे काफी जगहों पे आप देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट जो आते हैं वो अनऑडिटेड ही आते हैं, यानी कि लिमिटेड रिव्यू का सहारा लेते हुए, बेस बनाते हुए जो कंपनीज होती हैं वो अपना रिजल्ट पब्लिश करती है। और रीजन है, सिंपल सा यार रीजन है, क्योंकि ऑडिट करने में ना टाइम लगता है। देखो ठीक है। और अगर कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे अगर आप एयरटेल का एग्जांपल लोगे, एयरटेल के अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो वो ऑडिटेड कराते हैं। उनका ऑडिटेड इसलिए पॉसिबल हो पाता होगा क्योंकि उनकी जो टीम होती होगी वो पूरे 24 घंटे वहीं बैठी रहती होगी। ठीक है। मतलब क्वार्टर जब स्टार्ट हुआ तब से लेकर एंड तक वहीं बैठी रहती होगी और ऑडिट करती रहती होगी, तो तभी वो ऑडिट पॉसिबल भी है। तो यहाँ पे सेबी बोलता है कि मेरे को या तो ऑडिटेड दे दो या अनऑडिटेड दे दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑडिटेड की तो हम ऑलरेडी एक सीरीज बना चुके हैं। आप जाओगे देखोगे, आप मैं आई डिस्क्रिप्शन के अंदर आई जो हमारा जो होता है आई इधर उधर वहां पे मैं डाल भी दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो। पूरी सीरीज बना रखी है ऑडिट के ऊपर, ऑडिट कैसे करते हैं। फर्क इतना सा होगा, उसके अंदर हमने बात करी है पूरे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। यहाँ पर हमारा एप्लीकेबल होगा इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि इंडिया 34 में बात करी गई है। तो इंडिया 34 इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। बस इतना सा फर्क है, बाकी पूरा सब कुछ सेम रहेगा। ऑडिट के अंदर आप जाके बात देख सकते हो। आज हम बात करेंगे कि अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश होते हैं उनके, और किस तरीके से लिमिटेड रिव्यू होता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले, डिस्कशन करने वाले। और जनरली आप देखोगे भी यही, मतलब 100 आउट ऑफ, मतलब मैं ये कहूँगा 95 कंपनीज जो है, 100 आउट ऑफ कंपनीज वो ऐसी कंपनीज हैं जो अनऑडिटेड रिजल्ट ही पब्लिश करती हैं। ठीक है। 5 भी होंगी, पता नहीं कितनी होंगी, मेरे को मतलब इक्की दुग्गी कोई सुनता हूँ मैं कि जो ऑडिटेड रिजल्ट पब्लिश करती है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ऑडिटेड रिजल्ट पब्लिश करना। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव रहता है कि ऑडिटेड और अनऑडिटेड रिजल्ट का, सबसे पहले मैंने आपको एक दे दिया, एक बैकग्राउंड बना दिया, मतलब बेस बना दिया आप लोगों का कि आज हम डिस्कशन क्या करने वाले हैं। तो अगर मैं लिमिटेड रिव्यू की भी अगर मैं बात करूं तो यार देखो, लिमिटेड रिव्यू ना, नाम से देखो क्या लग रहा है, लिमिटेड। हम ना सिर्फ लिमिट के साथ रिव्यू कर देंगे, आपका रिव्यू करेंगे लिमिट के साथ। यानी कि अगर आप देखोगे, हमने ऑडिट के अंदर डिस्कस भी करा था कि जो मेरा ओपिनियन होता है वहां पर मैं क्या बोलता हूं, इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ट्रू एंड फेयर। ठीक है। यहां पर मैं क्या बोलता हूं, यहाँ पे मैं ये चीज बोलता हूँ कि नथिंग हैज कम टू माई अटेंशन, जो मेरे को लगता हो कि कुछ दिक्कत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर, तो वहां पर मैं बोलता हूँ कि जो मेरा अश्योरेंस होता है वो मैं रीजनेबल अश्योरेंस लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ट्रू एंड फेयर मेरा व्यू है और सब कुछ सही लग रहा है मेरे को। यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं लिमिटेड अश्योरेंस देता हूँ, यानी कि उसको मॉडरेट अश्योरेंस भी बोलते हैं। लिमिटेड अश्योरेंस देता हूँ कि भैया मेरे सामने कुछ नहीं आया, ऐसा अंदर हो कुछ पता नहीं है मेरे को, अंदर हो कुछ पता नहीं, मेरे सामने कुछ नहीं आया, मैं नेगेटिव एश्योरेंस दे रहा हूं। और जो नेगेटिव एश्योरेंस, जो लिमिटेड एश्योरेंस होती है, कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करे जाते हैं। आप लोगों को मैं रिपोर्ट भी पढ़वाऊंगा फर्दर, जब हम इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को रिपोर्ट भी पढ़वाऊंगा कि किस तरीके से जो ऑडिटर होता है वो रिपोर्ट पब्लिश करता है लिमिटेड रिव्यू के अंदर। तो यार अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो जो लिमिटेड रिव्यू होता किसका है, देखो यार सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो कंपनी की मर्जी है, ऑडिट करा है, लिमिटेड रिव्यू करा है। लिमिटेड रिव्यू में जो आ गई, अब कौन कौन आएगी, जैसे मान लो लिस्टेड कंपनीज है, कोई भी लिस्टेड कंपनी, एक रिलायंस है, रिलायंस अब लिस्टेड कंपनी है, वो तो कराएगी। अब सेबी ये बोलती है कि भैया मुझे स्टैंड अलोन तो चाहिए, रिलायंस का कंसोल भी चाहिए, रिलायंस का स्टैंड अलोन तो चाहिए, रिलायंस का कंसोल भी चाहिए। अब कंसोल को अगर मेरे को लिमिटेड रिव्यू करवाना है उसका, तो मेरे को उसके सब्सिडरीज का भी रिव्यू कराना पड़ेगा ना। तो जितनी भी उसकी सब्सिडरीज होंगी सबका लिमिटेड रिव्यू भी होगा, जो उसके अंदर कंसोल हो रही है। ठीक है, जितनी भी उसकी सब्सिडरीज होंगी, कंसोल हो रही है, वो सबका लिमिटेड रिव्यू होगा। यानी कि लिस्टेड कंपनीज और उसकी जितनी सब्सिडरीज कंपनियां, सबका लिमिटेड रिव्यू होगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि लिस्टेड कंपनीज और उसकी सब्सिडरीज का लिमिटेड रिव्यू होता है। तो यार अगर मैं लिमिटेड रिव्यू के प्रोसीजर की बात करूं तो देखो, जैसे हमने
पहले बात करी, इसके अंदर जो लिमिटेड रिव्यू जो मेरा होता है ये नेगेटिव एश्योरेंस होता है। यानी कि मैं इसके अंदर अपनी लिमिटेड एश्योरेंस देता हूं कि भैया मॉडरेट एश्योरेंस भी जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर मैं बोलता हूं कि मेरे नज़रों में कुछ ऐसी चीज़ नहीं आई है जो मेरे को लगता है कि मटेरियल एस्पेक्ट्स पे कुछ गड़बड़ दिखा रही है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं बेसिक जो चीज़ें होती है मॉडरेट एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए मैं क्या करता हूं, रिव्यू प्रोसीजर अप्लाई करता हूं। रिव्यू प्रोसीजर में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले तो आपको एंटिटी को समझना पड़ेगा। जब तक आपने मान लीजिए आपका न्यू एंगेजमेंट है, आप किसी नई कंपनी पे गए, तो आपको कंपनी के बारे में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होगी, जो हमारा एसए 315 भी बोलता है, 315 भी बोलता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी सबसे पहले तो एंटिटी की वो लेनी पड़ेगी, उसके इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, इंटरनल कंट्रोल की उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, मतलब वॉक थ्रू करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद उसके बाद आप फर्दर प्रोसीजर अप्लाई करोगे। ऑब्वियसली जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, प्रोसेसेस के बारे में, वॉक थ्रूज आपको पता नहीं होंगे, रेवेन्यू के बारे में पता नहीं होगा, परचेजेस के बारे में पता नहीं होगा, प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में पता नहीं होगा, तो फिर आपके लिए दिक्कत रहेगी। अगर आपको ये सारे प्रोसीजर पता होंगे तभी जाके तो आप बाकी फर्दर प्रोसीजर कर पाओगे ना। तो ये जो प्रोसीजर है, यानी कि आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरनमेंट और उसके इंटरनल कंट्रोल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जानने के बाद, जब आपने एक अंडरस्टैंड कर लिया एंटिटी को, उसके बाद जानने के बाद, बूझने के बाद, समझने के बाद, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, जो कि अपना रिव्यू प्रोसीजर आप अप्लाई करोगे। अब रिव्यू प्रोसीजर का यहाँ पे क्या मतलब है, मान लीजिए आपने सबसे पहले समझने के बाद आप क्या करोगे, आप एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करोगे या फिर आप इंक्वायरीज करोगे। आप क्या करोगे, मैनेजमेंट के पास जाओगे, पूछोगे भैया किस तरीके से क्या चीज़ हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है इस बार, लास्ट टाइम क्या चल रहा था, ये सारी इंक्वायरीज आप करोगे मैनेजमेंट से, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मांगोगे, या जो भी चीज़ें आप सारी इंक्वायरीज करोगे। कुछ भी आपको लगता है कि कुछ पूछना है मैनेजमेंट से तो वो बातें करोगे। उसके बाद आप एनालिटिकल प्रोसीजर भी अप्लाई करोगे। मतलब जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, रेवेन्यू है, लास्ट ईयर जो रेवेन्यू था, लास्ट क्वार्टर जो रेवेन्यू था वो था 10 करोड़ रुपए का, इस क्वार्टर जो रेवेन्यू है वो 15 करोड़ रुपए का। अब 5 करोड़ का जो फर्क आया, आप उसके बारे में रीजन पूछोगे कि सर ये रीजन क्या है इसका, 10 करोड़ से 15 करोड़ जो मेरा हो गया टर्नओवर, इस 5 करोड़ के बढ़ने का रीजन क्या है, या तो क्वांटिटी होगा या प्राइस होगा, या दोनों होंगे। तो वो क्या करेगा, आपको बताएगा, रीजंस बताएगा कि रेवेन्यू का ये रीजन है। आप अलग अलग चीज़ों से मतलब जो रेवेन्यू है उसको निकालने की कोशिश करोगे, एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करोगे। जैसे रेवेन्यू के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप एरिया वाइज एनालाइज कर सकते हो कि यूएस में कितना माल गया, यूके में कितना माल गया, इंडिया में कितना माल है, ये सारी चीज़ आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, आप डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के अंदर आप एनालाइज कर सकते हो, इनको टर्म्स के बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हो, कितना सीआईएफ आपकी सेल हुई है, कितनी एफओबी सेल्स हुई है, कितनी डीडीपी सेल्स हुई है, कितनी एक्सवर्क सेल्स हुई है। आप पार्टी वाइज एनालाइज कर सकते हो कि कितनी पार्टीज को कितनी सेल हुई है, इस पार्टी को लास्ट टाइम कितनी सेल हुई थी, इस बार कितनी सेल हुई है, ये सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो। आप रेशियोज को एनालाइज कर सकते हो सेल्स को लेकर कि यार अगर मेरा इस बार इतना सेल्स का रेशियो आ रहा है इन कंपेरेबल टू प्रॉफिट, तो लास्ट टाइम कितना था। तो ये सारी रेशियोज, कॉक्स को आप एनालाइज कर सकते हो, जो हमारा जो कॉस्ट आ रही है उसका कितना क्या रेशियो है सेल्स के कंपेरिजन में। तो ये सारे रेशियोज एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई जब आप करोगे, क्लाइंट के साथ डिस्कशन करोगे, मतलब आपने एनालाइज कर लिया, पहले आपने देखा कि यार लास्ट टाइम जो यूरोप में सेल हो रही थी वो थी 2 करोड़ रुपए की, इस बार जो यूरोप में सेल हो रही है 10 करोड़ रुपए की हो रही है। 8 करोड़ का ऐसा क्या रीजन है, आप क्लाइंट से पूछोगे, वो आपको लॉजिकल रीजन बताएगा, क्योंकि आपकी जो सेल्स है वो अराउंड 2 करोड़ से 10 करोड़ यानी कि 400% आपकी सेल बढ़ गई है, तो 500% आपकी सेल हो गई है। तो आपको पूछना पड़ेगा ना कि यार क्या रीजन है आपका। ठीक है, तो आप पूछोगे कि भैया ये जो सेल्स बढ़ने का जो रीजन है, इतनी मेजर जो छलांग मारी है सेल्स ने, उसका रीजन क्या है। आप जब डोमेस्टिक, आप मान लीजिए आप जब एनालाइज कर रहे हो, आपने देखा प्राइस के अंदर पहले जो प्राइस जो भी था प्राइस आपका 10 रुपए किलो कुछ चीज सेल हो रही थी, अब वो 15 रुपए किलो हो गई, तो 5 रुपए का प्राइस बढ़ा है, तो बढ़ा क्यों, वो आपको बताएगा ना, रीजन देगा कि यार क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है मेरी, तो इसलिए मेरे को सेल्स में उसको इंपैक्ट डालना पड़ा। ठीक है, या फिर ये रीजन है, या मेरा एक्सपोर्ट का जो प्राइस है वो बढ़ गया है, कुछ भी जो रीजन है वो चीजें बताएगा वो आपको, और वो आपको मतलब उसका रीजन भी देगा साथ साथ। तो आपको वो चीजें रीजन एनालाइज करके, अगर आपको लगता है कि यार चीजें ठीक है, तो आप प्रोसीजर वहीं खत्म कर दोगे। लेकिन आपको लगता है ना कि कहीं पे यार मेरे को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, फ्रॉड हो सकता है भाई इसके अंदर, कुछ भी आपको लगता है ना, तो आप अपने ऑडिट प्रोसीजर जो है, मतलब आप एविडेंस भी कलेक्ट कर सकते हो उसको लेकर। आप ये नहीं कि आपको किसी ने रिस्ट्रिक्ट करा है, मान लीजिए आपको लगता है कि यार रेवेन्यू के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, है ना, रेवेन्यू के अंदर ये लग ही नहीं रहा है कि ये इतनी सेल होनी चाहिए थी, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो रिव्यू प्रोसीजर जो कर रहे हो अप्लाई, वो तो ठीक है, लेकिन आप एडिशनली आप बोल सकते हो कि भैया मेरे को डॉक्यूमेंटेशन और दिखा दे, ये डिटेल और दिखा दे। ठीक है, तो आप वो अपने फर्दर प्रोसीजर कर सकते हो। अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ शक लगता है, कोई दिक्कत लगती है, तो भी आप उसके अंदर जो ऑडिट एविडेंस है वो कलेक्ट करके आप अपना अकॉर्डिंगली आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब जो भी ये रिव्यू जो प्रोसीजर अप्लाई होता है, देखो यार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनने के लिए क्वार्टरली बेसिस पे जो अप्लाई होता है वो इंडिया 34 अप्लाई होता है, इंटीरियम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाला। अगर आप बोलोगे तो कभी कवर कर लेंगे इस हमारे इंटीरियम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाले स्टैंडर्ड को भी।
अगर मैं बात करूं इंटरनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बाद, अगर आप इंटरनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आप रिव्यू कर रहे हो तो आप वो करते हो एसआरई 2410 के अंदर, अगर आप उस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हो तो। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं हो तो 2400 अप्लाई होगा एसआरई। तो एसआरई 2410 का अप्लाई होगा जब आप उस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हो और लिमिटेड रिव्यू आप उस कंपनी का कर रहे हो। लेकिन अगर आप नहीं हो, अदर प्रैक्टिशनर हो, तो उस केस में 2400 अप्लाई होगा हमारा। ठीक है, प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं सब कुछ, आपको जो होता है रिव्यू ही करना होता है, तो वो प्रोसीजर हमारा अप्लाई होगा। अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और समझते हैं जो ये चीजें मैं बोल गया, जो भी चीजें इतनी सारी कहानी गा गया मैं, ठीक है, वो कहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है। ठीक है, हम लिमिटेड रिव्यू की रिपोर्ट को ही पढ़ेंगे, ऑडिट रिपोर्ट को ही पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कंपैरिजन करेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उस चीज को भी हम देखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो अभी समझने के लिए लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट के बीच का डिफरेंस समझने के लिए और क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है प्रैक्टिकली समझने के लिए हम दो कंपनीज का एग्जांपल लेंगे, एंजल ब्रोकिंग का और दूसरी जो कंपनी है वो है एयरटेल का। ठीक है, अगर मैं एंजल ब्रोकिंग की सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो ये हमारी कहानी हो गई और जो बोर्ड है उसकी जो भी है इसको छोड़ते हैं अभी। यहाँ पर हमारे ऑडिटर की जो रिव्यू रिपोर्ट है वो है हमारे सामने, तो उसको भी हम देखते हैं। अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बोला कि जो एक तो स्टैंड अलोन जाएगी और एक कंसोल जाएगी। यहाँ पर देखिए एक अनऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर ये रिव्यू रिपोर्ट दे रहे हैं और दूसरा हम दे रहे हैं जो हमारा कंसोल के ऊपर अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। यहाँ पे सबसे पहले तो रिजल्ट्स हो गए आपके। ठीक है, आप ये देख रहे हो जो भी ड्यूरिंग द ईयर जो भी रहा है, खर्चा जो भी रहा है। तो दिसंबर 21 के हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, तो दिसंबर 21 के अंदर अगर हम रिजल्ट देख रहे हैं तो ये रिजल्ट इस तरीके से पब्लिश होते हैं। ठीक है, आप देखोगे इसमें बेसिकली हमें जो देना पड़ता है वो देना पड़ता है क्वार्टर टू क्वार्टर, यानी कि सितंबर क्वार्टर जो लास्ट क्वार्टर है और जो इस क्वार्टर के बीच का कंपैरिजन, लास्ट क्वार्टर और पिछला जो प्रीवियस जो क्वार्टर था 3 दिसंबर वाला वो क्वार्टर, दिसंबर 21 और दिसंबर 20 दोनों के बीच का कंपैरिजन। और फिर हमें YTD कंपैरिजन भी देना पड़ता है जो मेरा 31 दिसंबर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक और 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक, उसके बीच का कंपैरिजन देना पड़ता है। और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ चिपका दी है तो उसके बीच का कंपैरिजन देना पड़ता है और इस तरीके से हमने ये दे दी है। अब अगर मैं बात करूँ, ये तो हमारे दिसंबर की बात होगी, लेकिन अगर यही सितंबर की अगर होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सितंबर के केस में क्या होता है कि मेरे को मतलब मेरा जो फर्स्ट क्वार्टर होता है, जो थर्ड क्वार्टर होता है उसके अंदर मेरे को P&L देना पड़ता है, लेकिन मेरा जो सेकंड क्वार्टर होता है और फोर्थ क्वार्टर जो मेरा होता है उसमें मेरे को बैलेंस शीट भी देनी पड़ती है। तो रेवेन्यू मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस तो ये देना पड़ेगा मेरे को दोनों क्वार्टर के अंदर, बट मेरा जो बैलेंस शीट होगी उसके अंदर 31 मार्च और 30 सितंबर या फिर 31 मार्च का मेरा कंपेरेबल जाता है ना। तो वो अभी हम देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी, इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस होगा नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही होता है ये भी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन दिया जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि आप कंपैरिजन करोगे, आपको ऑलरेडी बताया मैंने कि कंपैरिजन आप करके दोगे, कंपैरिजन दिखाओगे, क्लाइंट से बात करोगे कि लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू ये था, इस क्वार्टर का रेवेन्यू ये है। तो जो आप कंपैरिजन करोगे वही कंपैरिजन यहाँ पे आप डाल दोगे। मतलब आप ऑब्वियसली यही सारी चीज़ें कंपेयर करोगे आप आपस में, फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होगी यही सारी कंपेयर करोगे। तो ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आप क्या देखोगे, जैसे इस क्वार्टर में आपका 877.83 मिलियन रुपीस का आपका टर्नओवर है, तो मतलब इंटरेस्ट इनकम है। तो लास्ट टाइम आपका ये था, तो दोनों के बीच का 100 का डिफरेंस आया है। तो 100 बढ़ने का रीज़न क्या है, ठीक है, वो आप देखना पड़ेगा आपको। 360 लास्ट टाइम था, लास्ट क्वार्टर था, तो एकदम से आप देखोगे डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। अगर आप देखो 360 से 877.83 हो गया तो डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो उसका रीज़न क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। मतलब बेसिकली रीज़न सिंपल सा यही है, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या हुआ है कि आपका जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, अब लोग काफ़ी ज़्यादा घुस रहे हैं, डीमैट काफ़ी सारे खुलवा रहे हैं, तो उस वजह से इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई है। सिंपल सा है, क्योंकि आप देखोगे फीस एंड कमीशन भी यहाँ पे डबल हो गई है। तो सिंपल सा रीज़न यही है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घुस रहे हैं इसके अंदर, तो इसलिए मतलब ये जो हमारा स्टॉक मार्केट है इसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा घुस रहे हैं, इसलिए इनकी जो इनकम है वो भी बढ़ती जा रही है। तो सिंपल सा रीज़न यही है, लेकिन ऑडिटर एनालाइज करते हैं अपना और आप अपना लिखते रहते हैं कि हाँ ये रीजंस हैं, ये अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाई होते तो वो अपना ऑब्जर्वेशन डाल देते हैं। और ऑब्वियसली सेटिस्फाई भी क्या मतलब आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, अगर ये घट रहा होता तो डेट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ पे तो बढ़ रहा है, यहाँ तो दिख रहा है साफ साफ कि ये सिचुएशन यही रही होगी कि आपका जो लास्ट टाइम जो इनकम्पेरेबल टू लास्ट टाइम, इस बार जो है कस्टमर्स बढ़ गए हैं, डीमेट अकाउंट ज़्यादा खुल रहे हैं, तो इसलिए मेरा जो टर्नओवर है वो बढ़ गया है। तो यहाँ देखोगे ये सारे रिजल्ट्स हो गए। रिजल्ट्स आप देखने के बाद आप देखोगे कि हमारे पास इस तरीके की लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट होती है। तो लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर देखेंगे अगर हम, तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट ऑन द क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी परसुएंट टू द रेगुलेशन, सेबी की रेगुलेशन है।
तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि रिव्यू रिपोर्ट दे रहे हैं हम लोग क्वार्टरली और ईयर टू डेट। ईयर टू डेट जैसे अभी हमने बताया 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 दिसंबर का जो हमने कंपैरिजन दिया था यहाँ पर, ये जो हमने अभी दिया था ये इसकी बात कर रहा है। और यहाँ पर जो बात कर रहा है क्वार्टरली रिजल्ट्स, यानी कि दिसंबर वाला जो भी हमने दिया था कि दिसंबर क्वार्टर में कितना रहा, सितंबर क्वार्टर में कितना रहा, लास्ट दिसंबर क्वार्टर में कितना रहा, तो उसके बारे में बोल रहा है कि हम दोनों चीज़ इसके अंदर दे रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट होती है ये, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है समझते हैं, ऑडिटर ने क्या लिखा हुआ है। वी हैव रिव्यूड द अकम्पनिंग स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ एंजल वन लिमिटेड, एंजल ब्रोकिंग जिसको हम बोलते हैं, पहले जो बोलते थे एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड, फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर एंड ईयर टू डेट फ्रॉम अप्रैल 21 टू दिसंबर 21 अटैच हेयर विद बीइंग सबमिटेड बाय द कंपनी परसुएंट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेशन 33। ठीक है, यही तो अभी हमने देख कर आए हैं। अभी हम This statement, which is the responsibility of the company's management and approved by the company's board of directors, has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in India's 34 interim financial reporting prescribed under 133 of Companies Act 2013 as amended, read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India. Our responsibility is to express a conclusion on this statement based on our review। तो यही बोल रहा है कि जो रिपोर्ट जो प्रिपेयर हुई है ये हुई है 34 के अकॉर्डिंग, इंडियाज 34 के अकॉर्डिंग, और जो ये लिखा गया कहाँ पे लिखा गया, सेक्शन 133 में लिखा गया है। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारा कंक्लूजन इसके ऊपर हम देंगे। अब जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जो भी अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं वो सारा इसके अंदर लिखी हुई है, पढ़ना है आपको। वी कंडक्टेड आवर रिव्यू ऑफ द स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद दी SRE 2410 रिव्यू ऑफ इंटीरियम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म्ड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑडिटर भी हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हैं इस कंपनी के, और लिमिटेड रिव्यू भी परफॉर्म कर रहे हैं। इशूड बाय द ICAI, this standard requires that we plan and perform the review to obtain moderate assurance, not reasonable assurance और absolute assurance। absolute assurance कब दी जाती है, टैक्स ऑडिट के केस में, ठीक है, जहां पर हम ट्रू एंड करेक्ट बोलते हैं किसी चीज को। मॉडरेट एश्योरेंस जो हमारे रीजनेबल एश्योरेंस कहां दी जाती है, जब मैं ऑडिट करता हूं। मॉडरेट एश्योरेंस यानी कि लिमिटेड एश्योरेंस मेरी कहां दी जाती है, जब मैं रिव्यू करता हूं। तो ऑब्टेन मॉडरेट एश्योरेंस एज टू वेदर द स्टेटमेंट इज फ्री ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मैं बोलूंगा कि मतलब वही जो हम मटेरियलिटी जैसे निकालते हैं वैसे ही यहाँ पर निकालेंगे, और बोलेंगे कि अगर वो नंबर अगर मटेरियल क्रॉस कर रहा है जहाँ पे मेरे को लग रहा है कोई दिक्कत है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा मॉडरेट एश्योरेंस मेरे को नहीं है, और मैं इसको क्वालिफाई कर दूंगा, काइंड ऑफ क्वालिफाई कर दूंगा। तो अगर वो नहीं है तो फिर मेरे को यहाँ पे अकॉर्डिंगली ठीक ठाक ओपिनियन देना पड़ेगा। और रिव्यू ऑफ, अब ये बता रहा है कि जो मॉडरेट एश्योरेंस मैं जो रिव्यू कर रहा हूँ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, उसमें कर क्या रहा हूँ मैं, वो बताने की कोशिश करेगा। आप देखना, अ रिव्यू ऑफ इंटीरियम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ मेकिंग इंक्वायरीज primarily of person responsible for financial and accounting matters and applying analytical and other review procedure। और रिव्यू, अब इसने वही बताया सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया, इंक्वायरी करूंगा, किसके साथ करूंगा, जो रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल और अकाउंटिंग मैटर के लिए, एनालिटिकल अप्लाई करूंगा और अदर रिव्यू प्रोसीजर कर दूंगा। अब बता रहे क्या, ये ऑडिट के बारे में बता रहा है, ऑडिट और रिव्यू के बीच का कंपैरिजन बता रहा है। अब ये अ रिव्यू सब्सटेंशियली लेस इन स्कोप देन इन एन ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग and consequently does not enable us to obtain assurance that would become aware of all significant matters that might be identified in an audit। Accordingly we don't express an audit opinion। audit opinion हम express नहीं कर रहे इसके ऊपर, हम क्या बोल रहे हैं, रिव्यू के अंदर moderate assurance जो है हम वो इशू कर रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू कंडक्टेड एज अबव, जो अभी हमने बोला कि क्या क्या प्रोसीजर करे हैं हम लोगों ने, उसके बेसिस पर Nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying statement, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस नीचे जो दिए हुए थे हमने जो अभी देखे, कंपेरेबल जो भी दिए हुए हैं, ठीक है, Nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying statement prepared in accordance with the recognition and measurement principle laid down in the aforesaid Ind AS specified under 133 of Companies Act as amended, read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India, has not disclosed the information required to be disclosed in terms of the listing regulation, including the manner in which it is to be disclosed or that it contains any material misstatement। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि हम नेगेटिव, सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए, इसमें ना नेगेटिव एश्योरेंस दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ भैया मेरी नजरों में आया नहीं, हो सकता है हो उसके अंदर, क्योंकि मैंने तो क्या करें, रिव्यू प्रोसीजर अप्लाई करें, लिमिटेड रिव्यू प्रोसीजर अप्लाई करें, ऑडिट तो करा ही नहीं है मैंने लिमिटेड रिव्यू प्रोसीजर अप्लाई करके मैं बोल रहा हूं कि भैया मेरे नजरों के सामने कुछ नहीं आया, हो सकता है अंदर कुछ भी हो, मेरे को नहीं लेना देना उसके अंदर, मतलब मेरी नजरों के सामने कुछ नहीं आया। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, नेगेटिव एश्योरेंस दे रहा हूँ, लेकिन वहीं पे मेरी पॉजिटिव एश्योरेंस कहां पर जाती है, रीजनेबल एश्योरेंस के अंदर। मैं बोलता हूँ इन आवर ओपिनियन, वहां पे मैं ओपिनियन देता हूं और मैं सारी चीजें कवर कर देता हूं, ठीक है, मतलब आई हो नहीं आई हो गलती मेरी है भैया,
ठीक है, मैंने नहीं पकड़ पाया तो गलती मेरी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि भैया मेरी नज़रों में कुछ नहीं आया है, हो सकता है अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को। तो नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि ऐसा कुछ नहीं आया कि जो इंडियस जो 34 जो बोलता है उसके हिसाब से कुछ गड़बड़ हो या कुछ दिक्कत हो, और ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इंडिया के अंदर वही सारी जो चीज़ें फॉलो करके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर बोली जा रही है। तो ये हमारी बात हो गई जो लिमिटेड रिव्यू की जो रिपोर्ट होती है, और जो क्वार्टरली बेसिस पे लिमिटेड रिव्यू जो हमारा जाता है उसके बारे में बात होगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं, जैसा अगर अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था एयरटेल का, एयरटेल के केस में क्या होता है, जो मेरी रिपोर्ट जाती है वो ऑडिटेड रिजल्ट जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि सितंबर वाला खोला है, दिसंबर का तो अभी आया नहीं है जब मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, तो सितंबर वाला अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कंपेरेबल तो वही जाएंगे जो अभी हमने बात करी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साथ साथ मेरा एक ऑडिट और जाएगा, मतलब सॉरी बैलेंस शीट और जाएगी। बैलेंस शीट जो जाएगी वो मेरे सितंबर 21 की जाएगी और मार्च 21 की जाएगी, ठीक है। मतलब सितंबर जो 30 है उसकी जाएगी, सितंबर 30 2021 की, और मार्च 21 की जाएगी। तो दोनों के बीच का कंपेरेबल जाएगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ सेगमेंट जो है वो भी दे सकते हैं हम लोग, और कैश फ्लो जो हो गया वो भी, कैश फ्लो इज कंपलसरी, जो मेरा मार्च और जो सितंबर होता है कैश फ्लो इज कंपलसरी। सेगमेंट इज कई लोगों का व्यू है कि देना है, कई लोगों का व्यू है नहीं देना है, और तो ये चीज़ें हैं सेगमेंट के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से हमारा जो नोट्स टू अकाउंट से ख़त्म होता है, और हमारे ऑडिटर जो रिपोर्ट है वो हम देख लेते हैं एक बार। अरे भैया आजा, कहाँ गई ऑडिटर रिपोर्ट, ये आ गई, डेलॉइट। तो यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट दी हुई है एयरटेल के ऊपर। तो सेम जो ऑडिटर रिपोर्ट जो हम ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हमारी सीरीज के अंदर, आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। यहाँ पर ऑडिटर रिपोर्ट हमने इशू करी है, ओपिनियन हमने दिया है, ओपिनियन देकर हमने बोला है, बताया है कि इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जो सेम ऑडिट रिपोर्ट जाती है जो फाइनेंशियल, जैसे आप ऑडिट करते हो जब आखिरी में, साल के आखिरी में जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर जो ऑडिट रिपोर्ट है वो गई हुई है। तो आप चाहे तो उसको रीड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आप देखोगे सेम वही ऑडिट रिपोर्ट है यार जो हम जनरली प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहली बात तो डिफरेंस क्या क्या है, ऑडिट जो मेरा क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है एक ऑडिटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर और क्वार्टरली अनऑडिटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। और कब कब कौन कौन सी सिचुएशन में क्या क्या अप्लाई होता है वो चीज़ समझ में आई होगी। इंडिया 34 अप्लाई होता है इस केस के अंदर, इंटीरियम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर। SRE 2410 हमें अप्लाई करना पड़ता है अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, अदरवाइज हमें 2400 अप्लाई करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करी, और किस तरीके से चीज़ें होती हैं लिमिटेड रिव्यू के अंदर। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको जो भी चीज़ों के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। आपको फर्दर किस तरीके की वीडियो चाहिए वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।